सत्यप्रकाश और आप लीगल बाउंड्री के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। मैं लीगल विषयों पे बात करता हूँ, लीगल सब्जेक्ट, लीगल डेवलपमेंट पे। और अभी हमने एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है आज ही से। इसमें हम लॉयर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट को कनेक्ट करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके लाइफ में इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने क्या किया और लाइफ में क्या चेंजेस रहा और क्या उनकी थिंकिंग है। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ मुकेश आनंद जी जुड़े हुए हैं, जो एडवोकेट हैं और लॉकडाउन को इन्होंने बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया, इन्होंने किताबें लिख दी। मुकेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और मुकेश जी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोगों को बताएं, खास करके लॉयर्स को, कि आखिर इस लॉकडाउन को आपने कैसे यूटिलाइज किया। मुकेश जी। देखिए, जो लाइफ होता है वैसे बहुत बिजी होता है। सुबह में केसेस होते हैं, उसके बाद मीटिंग्स और ड्राफ्टिंग वगैरह। तो एकाएक जब लॉकडाउन हुआ तो ये पता नहीं चला करना क्या है, क्योंकि सारा कोर्ट्स बंद था। जो गतिविधियां हैं, जो हम मूव करते हैं, वो सारी चीजें बंद हो गई थी। उसके अलावा बहुत सोशल सर्किल होता है, वहां पे भी आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा कि ऐसे समय में जो काम हम कर सकते हैं बैठ करके, या जो हमारी क्षमता है, जो भी क्रिएटिव वर्क है, अगर हम अपना ध्यान उसकी ओर देंगे तो हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मुझे लिखने का बचपन से ही शौक है, और मैंने सोचा कि जो भी मेरे पास कुछ कविताएं वगैरह पड़ी हुई थी, तो क्या सबसे पहले मैंने इस बुक में क्या स्पेसिफिक चीज है जो आम लोगों को सीखने वाली है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट भी हैं। तो क्या है ऐसा जो लोगों को मोटिवेट करेगा और कैसे आप इंस्पायर्ड हुए इस बुक को लिखने के लिए? हाँ, देखिए, लिखते तो बचपन से थे, लेकिन कभी कभी ये नहीं लगा कि ये चीजें लोगों के पास पहुंचानी चाहिए। लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति आई तो मुझे लगा कि जो चीजें मुझे अपने जीवन में अनुभव हुई, जो लोगों के लिए उपयोगी हो सकती, वो बात मुझे कह देनी चाहिए। क्योंकि ये समय है कि आप उसको कह सकते हैं इत्मीनान से। और अगर ये चीजें अब नहीं कही गई, शायद दोबारा फिर जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा। मतलब तो आपने ये समझा कि आपके लिए के एक बारे में ही है, अपॉर्चुनिटी है आपके लोगों के फीलिंग्स अनुभव को से आई जाहिर। है। इसलिए जो हिंदी की कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था आपने इसको यूटिलाइज किया, नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया इस लॉकडाउन कोरोना वायरस में, जहाँ पे एक बार बार टेलीविजन पे इस तरीके की खबरें आ रही थी कि लोग लॉकडाउन से कुछ परेशान हैं, बहुत सारे लोग जो है उनकी नौकरियां जा रही है, इसलिए फीस नहीं दे पा रहे हैं, बहुत तरीके के प्रेशर है। उसको आपने यूटिलाइज किया इस लॉकडाउन में। बिल्कुल। और इसके अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर कोई समस्या है तो उसको फेस करना होता है। और साहित्य से बड़ा माध्यम नहीं है उसको फेस करने का। आप उसके बारे में, हमने लॉकडाउन के बारे में भी लिखा। आप रेगुलर प्रैक्टिस में है, आपके पास केसेस रोज 8-10 केसेस होते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं लाइफ में इन सब चीजों को? क्योंकि बुक लिखनी कोई वैसी चीज तो है नहीं कि आप सीधा ड्राफ्टिंग कर देंगे। दोनों चीज कंप्लीटली अलग है, एक साहित्य से जुड़ा हुआ है और एक कंप्लीट कानून से जुड़ा हुआ है। कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, इसमें ईश्वर की कृपा है कि मुझे सुबह नींद टूट जाती है। तो मेरा जो लिखने का समय है वो सुबह 5 से 7 है, जो वकालत के किसी टाइम से इंटरफेयर नहीं करता है। तो उस समय को मैं अपने ध्यान और मेडिटेशन वगैरह में लगाता था, पहले पढ़ने में लगाता था, अभी भी करते हैं। तो मैंने इस समय में अनस्टॉप लिखना शुरू। और चूंकि अब लिखना भी नहीं होता, आप मोबाइल पे बोलते हैं तो भी टाइप हो जाता है, तो उसकी गति बहुत बढ़ गई। मतलब डिजिटल लेकिन डिजिटल डिजिटल तकनीक को समय तो अपने प्रयोग में लाया। तकनीक अगर नहीं होती तो शायद मैं हाथ से लिख भी नहीं पाता। अच्छा, एक और बहुत प्रिंटिंग में इम्पोर्टेंट, भी सुविधा हुई। मुझे लगता है कि आपके लिए एक समस्या रही होगी कि आपने डिजिटल तकनीक का प्रयोग करके रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन फिर आप उसको बुक प्रिंटिंग फॉर्म में लाने के लिए आपको कुछ संघर्ष करना पड़ा होगा। उसको कैसे आप मैनेज कर पाए? नहीं, ये हमने इसको सीखा कि जैसे आप बोलते हैं तो आजकल ऐप आ गए हैं कि जो आप बोलते हैं वो लिख लेते हैं। जैसे आप डिक्टेशन अपने स्टेनो को देते हैं, हम्म।
तो उससे बड़ी सुविधा होती है। और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो पेज बाय पेज या एक आर्टिकल बाय आर्टिकल अलग-अलग सेव करते हैं। तो एडिटिंग में बहुत सुविधा होती है। और उसके अलावा लिपि एक ऐप है, जिसमें अच्छा। आप सिलसिलेवार शीर्षक डाल के अलग-अलग वो एक कलेक्शन तैयार हो जाता है। अच्छा। तो जब आपको प्रकाशक को उसको देना हो, तो आप उन कलेक्शन को एक जगह जमा करके और ईमेल से डायरेक्ट, तो उनको ये टाइपिंग की जो वो बच जाती है। ये आ, कम्युनिकेशन बहुत डायरेक्ट हो जाता है। हाँ मुकेश जी, एक आज के टाइम में लॉयर्स के बीच में बहुत बड़ी समस्या है, और आप सीधे तौर पे वकालत से जुड़े हुए हैं। दिल्ली की कोर्ट में आप अच्छे प्रैक्टिस में हैं, और दिल्ली बार काउंसिल वगैरह से आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड भी हैं। आप खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। तो जो इस पूरे पेंडेमिक में जो एक समस्या आई, वो आई यंग लॉयर्स के सामने, जिन्होंने नए नए इनरोलमेंट कराए थे या लॉ पास करके कुछ ही दिन हुए थे। उनके लिए क्या सुझाव है आपके, और उनके लिए क्या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को या सीनियर लॉयर्स को करने चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करने चाहिए थे जो उनके लिए सहूलियत होती, कि उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलती? हाँ, बिल्कुल इसके बारे में काफ़ी मंथन हुआ है। और मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है, बार काउंसिल ने मदद भी की है, हालाँकि बहुत हाँ, ज़्यादा नहीं है, बार काउंसिल ऑफ 5-5 दिल्ली हज़ार करके इनके हाँ। जो है, 1000 का कूपन भी जो समृद्धि योजना वाला है, हाँ वो हाँ। भी जो जिनको दिक्कत है अप्लाई मिल रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये उनके लिए बहुत ही कठिन समय है। हम्म, कोई भी कितना पैसा दे देगा, सरकार भी कितना पैसा दे देगी, क्योंकि जो सरकार की हालत है, क्योंकि सबकी हालत खराब है। तो हाँ सरकार की भी हालत खराब है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इसमें जो सीनियर कई सारे सीनियर एडवोकेट हैं, हाँ, मैंने व्यक्तिगत इसीलिए स्तर बोला पे कि हम जो लोग भी सीनियर जिनसे एडवोकेट्स। जुड़े हुए हैं, हाँ। उनको व्यक्तिगत स्तर पे करते हैं। और चूँकि आप तो जानते हैं, आप वकालत करते हैं कि एक जुड़ाव आत्मा से होता है। हाँ जो बिल्कुल अपने बिल्कुल। एसोसिएट्स होते हैं या जिनके साथ आप काम करते हैं, वो सिर्फ नहीं होता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा की तरह से वकालत में अभी तक चलता है। तो जहाँ तक होता है, और मुझे लगता है कि जो जो भी नए लॉयर्स हैं, उनके लिए हमारे यहाँ आजकल ड्राफ्टिंग और रिसर्च के फील्ड में लोगों की संख्या कम है, जो अच्छे से कर पाते हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ आप इन दोनों चीज़ों को मजबूत कर सकते हैं, अपनी भाषा पे, अपनी जो कानून पे आपकी पकड़ है, और जो ड्राफ्टिंग है, क्योंकि ड्राफ्टिंग का बहुत सारा काम आता है। कि अगर आप बिल्कुल। लॉयर हैं, तो वो उनको अगर उस पे ध्यान दें, तो शायद जब लॉकडाउन खुले तो बहुत फ़ायदा। मतलब आपकी जो अपनी एक्सपीरियंस है, जो चीजें आपने देखी, आपको ये लगता है कि जो रेगुलर प्रैक्टिस है, कोर्ट की प्रैक्टिस, उसके अलावा भी एडवोकेट के लिए ऑप्शंस है। ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं, मतलब वहां पे स्कोप जो है लॉयर्स के लिए अच्छी है। तो क्या उसके लिए जो लॉ की बैचलर डिग्री है वो सफिशिएंट है, या उसके लिए मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, या नॉलेज ही काफी है इसके लिए एक लॉयर्स का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद? लॉयर के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि नॉलेज का कोई अंत नहीं है। आपको रोज़ सीखना है, और आपको रोज़ बदलते परिवेश में जो जानकारियाँ आ रही हैं, उस पे काम करते रहना है। आपको पीछे कितना नॉलेज है, उसको भूल जाना है। वो तो है आपके पास, लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट, किस तरह से अपनी बातों को रखने की कला को और आगे बढ़ाना है, बल्कि अपने ऑफिस को कैसे मैनेज करना है। जिस तरह से अभी खुला हुआ था, तो एक ऑफिस दूसरे तरीके से मैनेज होता है। आजकल ऑफिस ई कोर्ट्स का ऐप है, आप जानते होंगे, जिसमें सारी हाँ। जानकारी रहती है। तो अपने आप को उस अनुसार, अपने आप को इस तरह से डेवलप करना कि सारी जानकारियाँ आपके फिंगर टिप्स पे हैं। नहीं तो एक डेट पता करने के लिए एड़ी-चोटी का पसीना लगाना पड़ता था, पैसा खर्च होता था। आज बिल्कुल फिंगर टिप्स पे है। बिल्कुल। आज चैलेंज है हमारे पास कि हम 3 मूल चीज़ें हैं किसी भी प्रोफेशन में: पढ़ना, लिखना और बोलना। तो ये पढ़ना और लिखने पे जो हम काम करते हैं, उसी पे हमारा बोलना निर्भर करता है। हालाँकि लोग ये समझते हैं कि लॉयर अच्छा बोलते हैं, लेकिन उसका कारण होता है कि वो अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा लिखते हैं। क्योंकि जब आप लिखते हैं, तो वो चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। और अगर बिल्कुल। आपने किसी केस की ड्राफ्टिंग की है, तो उस केस के आर्गुमेंट के लिए आप 5 मिनट में तैयार हो सकते हैं।
तो बिल्कुल। दिखता है कि एक लॉयर अच्छा बोलता है, लेकिन उसके पीछे घंटों और सालों का परिश्रम रहता है, उसको कोई नहीं देख पाता। तो जो नए लोग हैं उनको वो परिश्रम एक उनके पास है कि आज अपीयर होने के लिए कोई इमरजेंसी नहीं है, तो आप 7 घंटे 8 घंटे जो ऑफिस का समय है वो पढ़ने और लिखने में लगाइए। और ये इसी 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 का कारण है कि मुझे क्योंकि अगर लिखने का अभ्यास नहीं होता तो शायद हम लोग नहीं कर पाते। एक सवाल है जो बार बार खास करके लॉयर्स के बीच में आ रहा है कि जो ये हाइब्रिड सिस्टम, जो वर्चुअल हियरिंग का प्रोसेस है, इससे लोगों को न्याय उस तरीके से नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जगह से ऐसे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी में लाइफ इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। जब ये सारी चीजें चल रही थी तब भी न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसी बहुत सारी बातें। सवाल ये है कि जितना तक मिल सकता है, अगर हम स्किल्ड हैं, जहां तक संभव है, क्योंकि कोरोना का समय है और बहुत सारी रोग, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। बिल्कुल। संसार की कभी भी स्थिति एक जैसी नहीं रहती, ये सच्चाई। बिल्कुल। बिल्कुल। ये समय भी बीत जाएगा, लेकिन जो हम कर सकते हैं, अगर हम सही तरीके पे रखें, आपके डॉक्यूमेंट, तो जितना तक हो सकता है वो हम करें, क्योंकि न्याय, संपूर्ण न्याय एक शुरू से ही एक आदर्श स्थिति रही है, जिसके लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके चीजें फिजिकली जैसे होती थी वो हों। और जो चीजें फिजिकली नहीं जरूरी है, जैसे आपको जानते हैं कि फ्रेश केस जब फाइल होता है, नोटिस करना हो या रिप्लाई, उसमें जरूरी नहीं है कि फिजिकली जाया जाए, तो उसमें वर्चुअल हियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। और जहाँ जरूरी है, गवाही जरूरी है, तो आपको लंबे क्या, आर्गुमेंट्स में आप जरूरी तो है, तो मतलब आप, वो हाइब्रिड सिस्टम जहाँ बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ये कॉन्टिन्यूअस चलनी चाहिए, और एक तरीके से ये एडवांटेज है, जुडिशरी में एडवांटेज है। बिल्कुल, जहाँ समय बचाया जा सकता है। मैंने आपको कहा एक डेट पता करने के लिए हम लोग कितने दिन तक बैठते थे, वो समय बचाया जा सकता है। जो जस्टिस का काम है, यानी कि जल्दी हो, जस्टिस डिलीवरी जल्दी हो और लोगों को ज्यादा समय ना लगे जो भी फैसला आने में, उसमें लगाना चाहिए। जैसे आर्गुमेंट में गवाही के लिए ज्यादा दिन नियत होने चाहिए, और बाकी जो नेट से अपने घर पे बैठे या ऑफिस से बैठ के कर सकते हैं, तो वो समय उसमें लगाना चाहिए जिसमें सिर्फ एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है पेश होने की। एक बार बार लोगों के बीच में एक सवाल आता है कि इस पेंडेमिक के दौरान जो लॉयर्स हैं उनकी काफ़ी डेथ्स हुई है दिल्ली एनसीआर में। आप दिल्ली बार काउंसिल से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो दिल्ली बार काउंसिल में इनरोल्ड थे, शायद अगर आपको पता हो तो कितने एडवोकेट्स की डेथ हुई है, और उनके फैमिली के लिए बार काउंसिल क्या कर रही है या दिल्ली सरकार क्या कर रही है, इस पे अगर कुछ आप के पास जानकारी हो तो जरा शेयर करें। देखिए, जो दिल्ली सरकार है उसने जो इंश्योरेंस कराया था, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस भी है, तो जो लोग एनरोल्ड हैं उसमें भी कंट्रोवर्सी है कि जो दिल्ली में बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं लेकिन एनसीआर में रहते हैं, उनका शायद अभी नहीं हो पाया है, वो कोर्ट में लंबित है। लेकिन बाकी का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जो बेनिफिट मिल रहा है वो काफी नहीं है, एक जो एडिक्वेट होना चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है बार काउंसिल को और मेहनत करनी चाहिए, और जो कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हों या रेगुलर जिस तरह की चीजें होती हैं। कारण ये है कि बार काउंसिल लगातार डेली लेवल पे लॉयर से जुड़ा नहीं है। लॉयर्स अपने बार एसोसिएशन से ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो इन सबको आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए और यूनिफॉर्म मतलब पॉलिसी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बार क्योंकि काउंसिल ये ऑफ दिल्ली है, परेशान एडवोकेट, मैं ये कह रहा था कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जो है वो लोकल जो लॉयर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं या ट्राइब्यूनल्स में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे उनकी कनेक्टिविटी उस लेवल पे नहीं है जैसे होनी चाहिए, और लॉयर्स अमूमन जिस बार में प्रैक्टिस करते हैं वहां से ज्यादा कनेक्टेड है। इस पर आप कह रहे हैं कि कुछ करना चाहिए। उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि जब तक संवाद नहीं होगा तब तक आप कर नहीं सकते हैं। और ये संभव है,
जिस तरह से आजकल में देखा होगा पूर्वांचल की तरफ से ग्रुप इंश्योरेंस होता है, तो उससे काफी बेनिफिट होता है। अगर ग्रुप में उसको इंश्योरेंस कराया जाए तो उसका जो अमाउंट है, बेनिफिशियल अमाउंट है, जैसे 20 लाख था वहाँ पे, उसको 50 लाख या 1 करोड़ तक जैसे टर्म इंश्योरेंस की तरह उसकी लाइफ को सिक्योर किया जाए, जैसे किसी और जॉब में किया जाता है। मैं ये कह रहा था कि एक पीड़ित जो वकील होता है वो न्याय सिस्टम के लिए बहुत खतरा है। तो और अगर उनकी सिक्योर रहेगा एक वकील, वकीलों की सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, तो वो उसके इसके चलते बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनको करना पड़ता है, जो उनको नहीं करने की जरूरत है। और फिर मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, ये हर जगह पे ये सारी चीजें हैं। तो ग्रुप इंश्योरेंस में शामिल करके काफी कम पैसे में सोशल सिक्योरिटी दी जा सकती है, जो हमें व्यक्तिगत रूप से लेना पड़ता है। एक उसमें इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा है और वकीलों को भी। एक मुकेश जी, एक प्रोफेशन से हटके सवाल था कि बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो डुअल, उनके पास मल्टीपल टैलेंट्स है, वर्सेटाइल है। जैसे आप बुक्स लिखते हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, इस तरीके से बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो जर्नलिज्म में भी एक्सपर्ट हैं, जो एक्टिंग भी कर लेते हैं, सिंगिंग भी कर लेते हैं, जिनका बिजनेस है। तो क्या बार काउंसिल जो है अल्टरनेटिव इस तरीके से कुछ छूट देने पे विचार करनी चाहिए कि भाई जो टैलेंटेड एडवोकेट है, जो इस तरीके से जिनके पास अपॉर्चुनिटी है अगर करने की, क्योंकि वकालत का पेशा करीब 1.5 साल से पूरी तरीके से ठप है और एडवोकेट एक्ट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है कि वकील कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। तो क्या ऐसे जो लॉयर्स हैं उनको कुछ जो लॉ है एडवोकेट एक्ट जो में जो रिस्ट्रिक्शंस है उसमें कुछ बार काउंसिल को करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, बार काउंसिल का अब मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी के अंदर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो उस पर बार काउंसिल का कोई रोक नहीं, नंबर एक। नंबर दो है कि जो काम आप कर रहे हैं अगर वो डिग्निटी से नीचे नहीं, जैसे आप सिंगिंग कर रहे हैं तो उस पर तो कोई रोक नहीं है। टीचिंग कर रहे हैं, सर्टेन आवर्स हैं, 4 घंटा अगर आप करते हैं तो मैं कहता हूँ जैसे कोई बार काउंसिल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा उन लोगों को इसको प्रमोट करना चाहिए, यस। जैसे जैसे कुछ बाकी प्रोफेशंस में कुछ होता है, एक संगठन के रूप में वो। जैसे कुछ नए एडवोकेट से मेरी बात हुई, कुछ जूनियर से बात हुई, वो ये कहते थे कि मैंने 2019 में इनरोलमेंट लिया, 2020 में जो है लॉकडाउन लग गया, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कॉर्पोरेट कंपनी से ऑप्शन आ रहे काम करने का, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको एक लेटर एग्रीमेंट करना होगा कि आप 2 साल तक काम करेंगे। तो एडवोकेट एक्ट कहता है कि आप परमानेंट जॉब नहीं कर सकते। तो इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस है कुछ। तो ऐसे हाँ, रिस्ट्रिक्शंस को क्या बार काउंसिल को ढील देनी चाहिए कि अगर ऑप्शन है आपकी ऐसे, क्योंकि लाइवलीहुड इंपॉर्टेंट है, लोगों की अगर जीविका चलेगी, लोगों के पास पैसे रहेंगे तो ही इंपॉर्टेंट है, तो सरवाइव कर पाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं जॉब में, और मैंने आपको बताया कि कोई सर्विलेंस है नहीं। अगर ये सर्विलेंस एक्चुअल होगा तो प्रोफेशन बहुत आसान हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डुअल काम करते हैं। इसका लीगल रास्ता भी है, उसमें है कि आप 2 साल के लिए अगर जॉब करते हैं तो आप 2 साल के लिए सस्पेंड कर सकते हैं अपना जो लाइसेंस है, और फिर 2 साल बाद जब आप जॉब छोड़ दें तो उसको रिवाइव कर लीजिए। तो एक तो ये वे आउट है। लेकिन मुझे जो असल प्रॉब्लम जो है प्रोफेशन की, वो ये है कि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं और वो यहाँ भी 2 4 10 केस यहाँ से ले जाते हैं, तो उसमें क्लाइंट्स को भी असुविधा होती है क्योंकि वो डेडिकेटेड लॉयर नहीं है। और वो दोहरा जो डेडिकेटेड लॉयर है उनके पास केसेस कम हो जाते हैं क्योंकि वो केसेस वहां से लेके चले जाते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट एक होना चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया कि अगर ये एक बहुत मैकेनिज्म होनी चाहिए, जो मैकेनिज्म इन सब चीजों पे स्क्रूटनी करे, टाइम टू टाइम इस पे स्क्रूटनाइज करे। होता रहता है, लेकिन पर्सनल वेरिफिकेशन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चेंबर मिला हुआ है लेकिन वो उनको उसको रेंट पे देके अपना खुद जॉब कर रहे हैं। यस, ये तो बाकी जो लॉयर्स हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं क्योंकि चेंबर्स ब्लॉक हैं। तो जो रेगुलर एडवोकेट है वो रेंट पे वहां रहते हैं, और बाकी जो नॉन रेगुलर है वो जॉब भी करते हैं और रेंट भी लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कई
हाई कोर्ट में भी है चैम्बर और फौजदारी में भी है और कड़कड़ुमा में भी है। तो इन सबको अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो मुझे लगता है 10 से 20% लोग अगर इससे बाहर निकलेंगे तो काफी राहत मिलेगी। और ये भीड़ भाड़ हो गई है जिससे क्लाइंट्स को भी नुकसान होता है, क्योंकि अगर इरेगुलर एडवोकेट उनके केस हमारे पास आते हैं, वो अटेंड नहीं कर पाते, उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो जो एक फुल टाइम दोस्ती है, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। एक आपके लाइफ से, पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है, आपके लाइफ स्टाइल में कि फैमिली को भी देखना, बुक भी लिखना, कोर्ट के मैटर्स भी देखना, क्लाइंट के फोन कॉल्स भी अटेंड करना, और बहुत सारे सोशल एक्टिविटी से भी आप जुड़े हुए हैं, तो कैसे इन सब चीजों को आप मैनेज कर पाते हैं अपने लाइफ में? इसमें सबको इन्वॉल्व करना होता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ तो उसमें मेरी वाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेरी बेटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसको पढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं। और जब आप जिस चीज को सब सब मेरा, पर इसमें सबका रोल होता है। कोई भी संगठन है या प्रोफेशन है, उसका रोल है उसका। मतलब तो आप हमारे ये जो कहने का क्लाइंट्स हैं मतलब ये वो भी आपका बहुत लोग एक किताब को ज्वाइंट पढ़ते हैं एफर्ट्स और है, और एंजॉय करते आपके हैं, क्योंकि कई फैमिली चीजें का भी सपोर्ट रहता है उनके इसमें। साथ जुड़ी हुई हैं उनमें, क्योंकि लोग ही इसका केंद्र है। मतलब आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके इन सब चीज़ों में, आपके प्रैक्टिस से जुड़े मामलों में, आप जो ये बुक्स लिखते हैं, आपके सोशल लाइफ, मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट होता है तभी संभव है इतने सारे क्योंकि एडवोकेसी आवाज बहुत टफ टफ जॉब है, उतने आसान, आपको पूरी रिसर्च करनी होती है, कोई भी मैटर्स में बुक लिखने के लिए पूरी रिसर्च करनी होती है, उसके बाद ही आप लिख सकते हैं। तो ऐसे काम के लिए फैमिली का आपका पूरा सहयोग होता है, तभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि संभव है। कि जो एडवोकेट एसोसिएट्स होते हैं उनका भी बहुत सहयोग रहता है, वो भी फैमिली की तरह रहते हैं। और रिसर्च वर्क को तो वो बहुत सारा टेकअप करते हैं काम, कि अभी आप अगर लिख रहे हैं तो सब शांत हो जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि वो आपको कहना ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली समझ में आता है। या उसका बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका उसको भेजना है, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, तो वो जब सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं हम लोग, तो सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कड़ी में कड़ी जुड़ जाती है और आपकी जो क्षमताएं हैं उसका पूरा उपयोग होता है। तो परिवार का बहुत अहम रोल है, उसके बिना संभव ही नहीं है। मुकेश जी, एक अंतिम सवाल था कि हमने लॉयर्स के बारे में बात की, हमने आपके बुक्स के बारे में बात की, आपकी फैमिली के बारे में बात किया, जो क्लाइंट है, जो क्योंकि लीगल बाउंड्री के बहुत सारे ऐसे जो हमारे विजिटर्स हैं लीगल बाउंड्री मैगजीन को पढ़ने वाले, वो अपार्ट फ्रॉम एडवोकेसी या लीगल प्रोफेशन में नहीं है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो क्लाइंट्स के लिए आने वाले समय में किस प्रकार से वकालत में न्याय पाना उनके लिए आसान होगा? एक तो हाइब्रिड सिस्टम स्टार्ट हुआ, दूसरा लॉकडाउन के बाद करीब 20-22 महीने से सारी चीजें बंद है, तो कैसे उनके जो पेंडिंग मैटर्स है उसको कैसे टेकअप करे, किस तरीके से उसको हैंडल करे, इस बात को लेकर उनके बीच में काफी असमंजस है। इस पे थोड़ा सा कुछ आप टिप्पणी करें। देखिए, इसमें पूरी तरह से तो तभी कहा जाता है जब लॉकडाउन खुल जाता है, किस तरह से बातें होती हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि जो नॉन एसेंशियल मैटर्स हैं, जहाँ पे कि बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है, उसको शॉर्ट किया जाए। और मेरे ख्याल से अगर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाते हैं और देखते भी हैं कि उन्होंने नोटिस के लिए सोमवार और शुक्रवार नियत कर रखा है, तो बहुत, चूंकि पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है और बहुत मैटर हैं, वो हमारे लिए मॉडल है। तो जिस तरह से वो तेजी से काम करते हैं और जो नॉन एसेंशियल मैटर है उस पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, और जो जरूरी चीज है, जो डॉक्यूमेंट है, आपकी गवाही, जो आप जानते हैं, आप लॉयर हैं प्रकाश जी, कि नोटिस सर्व कराने में और गवाही में और आर्गुमेंट समय लगता है जी। उन चीजों पे अगर हम समय ज्यादा दें और जो मैटर्स में सिर्फ जवाब आना है, फाइलिंग करनी है, उसका तो मुझे लगता है कि जो डिस्पोजल है इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाए।
मतलब आपके अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे एक मैकेनिज्म को बनाया जाए और मैटर्स की स्क्रूटनी हो, और जो नॉन इसेंशियल मैटर्स हैं उनको वर्चुअल हाइब्रिड मोड में लाके भी जो है लोगों को न्याय दी जा सकती है। और सीखने की जरूरत है कि एपेक्स कोर्ट जो है इस तरीके से बड़ा सेलेक्टिव तरीके से काम करती है, तो ये सिस्टम को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स में भी अडॉप्ट कर सकते हैं हम। मुकेश जी, आप लीगल बाउंड्री से जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कर सकते हैं। और लीगल बाउंड्री एक न्यूज़ मैगजीन बहुत है जो धन्यवाद प्रकाश। लीगल बाउंड्री न्यूज़ मैगजीन है, और जो भी हमारी रिकॉर्डिंग होती है, जो भी वीडियो सेगमेंट है, हमारा लीगल बाउंड्री का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा लीगल बाउंड्री की वेबसाइट है, वहाँ पे भी वीडियो सेगमेंट में जाकर आप इस इंटरव्यू को देख सकते हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।